गुड मॉर्निंग। अपन क्या देख रहे थे भाई? क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, यूनिट फर्स्ट की, बीएससी फाइनल ईयर। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया था भाई? अपन ने देख लिया था बोर्स मॉडल, देख लिया था हाइड्रोजन एटम के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया था। उसके साथ साथ यहाँ पे कल अपने सराउंडिंग इक्वेशन की बात करी थी। तो सराउंडिंग इक्वेशन क्या होती है वो आपको मैंने समझाई थी। डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन की बात मैंने करी थी। फिर वहाँ पे मैंने एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाला था भाई। एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर के ये 8 पाई स्क्वायर एम, ये फॉर्मूला था अपने पास। फिर अपन ने ऊर्जा का क्वांटीकरण किया था भाई। अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए अपन ने बात की थी। N1 के लिए, N2 के लिए, N3 के लिए, सारी बातें अपन ने डिटेल से डिस्कस करी थी भाई। एक एक बातें अपन ने यहाँ पे अच्छे से देखी थी। 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में देखा। फिर वहाँ पे ई जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ये बात पे अपन ने क्या करी देखी। इसलिए छोटा जो बॉक्स होता है उसमें कण की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बड़े बॉक्स के। तो ये बात अपन ने डिस्कस करी थी। फिर ग्राफिक निरूपण देखा था अपन ने। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी अपन ने। साइन और साइन स्क्वायर के लिए ये बात मैंने आपको बता दी थी। नोड कैसे देखते हैं भाई, नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं, n-1 के फॉर्मूले से कैलकुलेट करे थे। अब इसी श्रेणी में मैं आगे आज बात करूँगा हाइड्रोजन एटम की। तो हेडिंग होगी अपनी क्या होगी भाई? हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर समीकरण। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करूंगा भाई। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करूंगा। होता क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन, देखना भाई। और अपन ने पढ़ा था जो डेल स्क्वायर साइन था, ये था भाई फॉर्मूला। डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल 0। यही तो इक्वेशन थी भाई अपने पास। श्रोडिंगर इक्वेशन यही थी भाई। अब मैं आज यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूँगा। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो जो हाइड्रोजन के पास अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 1s1। तो इसके पास न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे एक यह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के सापेक्ष, यहाँ पे नाभिक के सापेक्ष माने तो 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस होती है भाई। तो इनके सापेक्ष ये क्या करेगा, तीनों दिशाओं में यहाँ पे क्या करेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे त्रिविम के रूप में जब मैं इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्रॉ करूँगा तो भाई साहब कैसे लिखूँगा, ठीक है ना। और अपन को पता है डेल स्क्वायर, अपन को पता था भाई क्या होता था, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। डेल स्क्वायर अपन को पता था, डेल स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर, डेल स्क्वायर डेल वाई का स्क्वायर, डेल स्क्वायर डेल जेड का स्क्वायर। ये था भाई, ये था। इसको मैंने लाप्लांशियन इक्वेशन बोला था भाई, ये लाप्लांशियन होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा करता है, चारों ओर परिक्रम करता है, या एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तो तीनों जो इसके न्यूक्लियस के जो तीनों सापेक्ष जो तीनों एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, इन तीनों के सापेक्ष यहाँ पे क्या होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप त्रिविमी में काम में लिया जाएगा, तीनों में काम में लिया जाएगा। देखना भाई, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई मैं, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई। प्लस एज इट इज लिख दूंगा भाई 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0।
लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, अरे भाई इसको खोल के तो लिखा है, तीनों एक्सिसों के लिए त्रिविम के रूप में जब मैं लिखूंगा तो इसको ऐसे लिख दूंगा। अब अपन को पता है इस समीकरण में अगर द्रव्यमान जो m है उसके स्थान पर अगर मैं म्यू जो है द्रव्यमान म्यू काम में ले लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, अरे अपन ने पढ़ा है कि द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, उसको मैंने एक बार स्पेक्ट्रो में ये भी लिखा था भाई, रिड्यूस मास बोला था मैंने। तो मैं यहाँ पे अगर द्रव्यमान को अपन को मास जो है m को क्या लिख दूँ भाई, यहाँ पे सम्मानित द्रव्यमान क्या रख दूँ भाई, यहाँ पे सम्मानित द्रव्यमान अगर मैं m की जगह क्या लिख दूँ, म्यू। तो अपन को पता है रिड्यूस मास का फॉर्मूला अपन को पता है भाई, m1 m2 बटे m1 प्लस m2 लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। अब मैं इसको m1 m2 इसको रिड्यूस मास को ऐसे लिख दूंगा। अब रिड्यूस मास जो है अपना, तो वहाँ पे m1 जो है वो क्या है और m2 क्या है भाई, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का मास और ये क्या हो गया भाई नीचे वाला प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास हो गया भाई, इतनी बात लिख सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन का मास एंड प्रोटॉन का मास, ये दो बातें मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ। अब देखो होगा क्या भाई, होगा क्या यहाँ पे, जो इस अपने पास हाइड्रोजन में स्थितिज ऊर्जा है V, हाइड्रोजन में क्या है V मैंने बताया था, और वहाँ पे मैंने बताया था जो अपने स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा V की क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं क्या करूँ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे V का मान अगर अपन को पता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे V बराबर अपन ने लिखा था K Q1 Q2 और R लिखा था। फिर मैं लिख सकता हूँ इसको, अरे भाई Q1 को मैंने बोला था, Q2 को भी मैंने बोला था, यहाँ पे ZE और माइनस ये बात मैंने बोली है भाई, ये बात मैंने बोली है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई, माइनस ZE अपॉन R, ये स्क्वायर हो जाएगा ZE स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी भाई, ये अपने पास आई स्थितिज ऊर्जा, ये आ गया इसका रिड्यूस मास। अब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा भाई, देखना भाई समीकरण, इसको इक्वेशन दे देंगे हम, अपन क्या देंगे भाई इक्वेशन नंबर, इसको मैं 1 दे दूँ, इसको मैं 2 दे दूँ, इसको मैं 3 दे दूँ, ठीक है भाई। और यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ भाई। तो देखना कैसे, देखना भाई कैसे वैल्यू पुट करूँगा मैं, वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, और अपने पास क्या आएगी एक इक्वेशन आ जाएगी भाई, इक्वेशन आ जाएगी, देखना भाई, ये यहाँ पर मैं स्थितिज ऊर्जा की जब वैल्यू पुट करूँगा, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड का वाई का स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस की जगह मैं वी की वैल्यू पुट करूँगा भाई, प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा भाई, इसको ऐसे लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 4 आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना गोलीय ध्रुवीय को द्वारा प्रदर्शित करेगा, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक को, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था भाई, ठीक है भाई, नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। अब मैं क्या बोलूँगा, ये कोई जेड एक्सिस है, जेड वाई और एक्स, ये 3 एक्सिस है अपने पास, कोई गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों के जब मैं मान द्वारा प्रदर्शित करूँगा यहाँ पे, तो देखना क्या होता है भाई, ये पीछे इधर बढ़ा सकता हूँ मैं, इसको भी इधर बढ़ा सकता हूँ, इसको भी इधर बढ़ा सकता हूँ। तो होता क्या है, जो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्स है, तो यहाँ पे एक तो बना थीटा कोण, ये वाला तो बन गया थीटा भाई,
और ये बन गया फाई। दो कोण यहाँ पे बन गए थीटा और फाई। और यहाँ से जब ये वाला ऐसे मानो, ये वाला भी तो है भाई एक्सिस कुछ इस तरीके का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा या बॉन्ड एंगल बनेगा अपने पास, वो होता है, वो होगा 19 माइनस थीटा की। क्या होगा भाई 19 माइनस थीटा। और ये वाला भी तो बनेगा भाई, ये वाला भी तो बनेगा, तो ये होता है आर, इसको बोलेंगे फाई, इसको बोल रहे हैं अपन फाई, ठीक है भाई। इसको मैं बोलूँगा फाई, एक्स वाई जेड, ये तीन एक्सिस है अपने पास, ठीक है भाई, ये तीन एक्सिस है। यहाँ पे होगा क्या, जो आर, ये इसको मैं बोलूँगा आर वेक्टर के बराबर, आर वेक्टर बोलूँगा भाई। ये तीन एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, तीन एक्सिस है। तो तीनों के लिए यहाँ पे मैं जब वैल्यू लिखूंगा भाई, ये तीनों आर वेक्टर, जो आर वेक्टर यहाँ पे होता क्या है, आर वेक्टर जो है न्यूक्लियस एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य सीधी दूरी को दर्शाने वाला निर्देशांक है भाई। और थीटा और फाई जो है यहाँ पे, थीटा और फाई जो है यहाँ पे, वो क्या है, जेड एंड वाई एक्सिस की सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करने वाले निर्देशांक है। इन निर्देशांकों की सहायता से इलेक्ट्रॉन के एक्स एक्सिस के सापेक्ष, वाई एक्सिस के सापेक्ष और जेड एक्सिस के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। स्थिति को क्या करेंगे अपन, प्रदर्शित करेंगे तीनों एक्सिसों के सापेक्ष। तो यहाँ पे जब ध्रुवीय निर्देशांक के आधार पर इलेक्ट्रॉन के एक्स, वाई और जेड तीनों की मैं जब बात करूँगा, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिसों की जब मैं बात करूँगा, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो होती है आर साइन थीटा और कोस फाई, आर साइन थीटा और कोस फाई। क्योंकि भाई साहब ये जो मैं एक्स एक्सिस है, ये क्या होगी, आर साइन थीटा के और कोस थीटा कोस फाई के बराबर होगी। जबकि यहाँ पे वाई होगी वो आर साइन थीटा और कोस साइन फाई के बराबर होगी, आर साइन थीटा एंड साइन फाई के बराबर होगी। जेड जो होगी भाई साहब यहाँ पे आर कोस थीटा के बराबर होगी। ये तीन बातें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ पे। ये जो होगी वो होगी आर साइन थीटा कोस फाई, और जो ये वाई एक्सिस है ये होगी आर साइन थीटा साइन फाई के, और ये जो है आर कोस थीटा के बराबर होगी। तीनों एक्सिस यहाँ पे बराबर होगी। एक बार फिर से समझना ये बातें कि भाई साहब हाइड्रोजन एटम के लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन की मैं बात करूँगा, तो यहाँ पे जो गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक जो है वो होंगे क्या, तीनों एक्सिस में होंगे। तीनों एक्सिस यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होंगे। तो जब मैं ये करूँगा तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो बनेगा, आर क्या है यहाँ पे, दिशा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच की क्या है, सीधी दूरी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो थीटा होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी का जो होगा बॉन्ड फाई होगा, और यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी होगी 19 माइनस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे x बराबर होता है साइन थीटा कोस फाई, और y बराबर होगा r साइन थीटा साइन फाई के, और z जो होगा वो होगा r कोस थीटा के इक्वल होगा यहाँ पे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो गई भाई। श्रोडिंगर इक्वेशन से मैंने क्या कहा, मैं मास, ये द्रव्यमान जो है, ये मास जो है उसको मैं रिड्यूस मास भी तो बोल सकता हूँ भाई। म्यू बराबर m1 m2 m1 प्लस m2, m1 क्या है इलेक्ट्रॉन का मास, m2 क्या है प्रोटॉन का मास। फिर अपन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का होता है V बराबर, अपन ने पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन R के, ठीक है भाई, Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होगी। फिर मैंने बताया यहाँ पे क्या कि ये इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने, साइन बराबर 0, तो यहाँ पे आया क्या भाई, ये अपने पास आ गई। इतनी बात अपने पास आ गई। अब देखो होगा क्या नेक्स्ट, यहाँ पे होगा क्या कि जो गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक जो अपने को मिले इस वाली इक्वेशन से, ये वाले, तो जब इनके यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, इनकी मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा सारे के सारी, तो अपने पास एक डायरेक्ट इक्वेशन आती है, और उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, देखिए भाई, देखना भाई, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा भाई, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूँगा यहाँ पे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अगर
हम करने बैठ जाएंगे तो भाई साहब बहुत बड़ा हो जाता है, तो इतना अपना लिए जरूरी नहीं है भाई पूरा सोल्व करना, डायरेक्ट लिखेंगे हम। क्या इक्वेशन आएगी भाई, समझना मेरी बात, ये वाली वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा, ठीक है भाई, ये वाली तीनों की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो अपने पास डिफ्रेंशिएशन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो उसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे भाई यहाँ पे। डायरेक्ट कैसे आए वो, तो ये जो गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों के मान आए, उन मानों को यहाँ पुट करेंगे तो वहाँ से एक इक्वेशन ड्राइव होती है, और उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, देखो भाई इधर देखो भाई आप, कुछ इस तरह की होती है, 1/r² डेल अपॉन डेल आर डेल अपॉन डेल आर। हाइड्रोजन एटम के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ भाई श्रोडिंगर, और यहाँ पे देखो ये जो गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक आए तीनों के मान जब अपन यहाँ करेंगे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है अपने पास, तो देखना भाई फिर आएगा r² डेल साइन अपॉन डेल आर, इतनी बात आई समझ, प्लस 1/r² साइन थीटा, 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा के, फिर अपने पास ही आती है भाई यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे, और फिर डेल साइन अपॉन डेल थीटा, इतनी आ गई। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1/r² साइन थीटा, r² साइन थीटा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल आर डेल फाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा फाई स्क्वायर, प्लस क्या है भाई 1/r² डेल अपॉन डेल r² डेल साइन अपॉन डेल आर, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साइन अपॉन डेल थीटा, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर म्यू, और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यहाँ पे m बराबर रिड्यूस मास लिख सकता हूँ भाई, तो मैं इसको म्यू कर दूंगा, ठीक है ये कर दूंगा, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे एनर्जी प्लस Z स्क्वायर अपॉन r साइन बराबर 0। ये जो इक्वेशन आती है भाई इस श्रोडिंगर इक्वेशन से आती है हाइड्रोजन एटम के लिए। ये वाली जो इक्वेशन आई है अपने पास इक्वेशन नंबर 5, ये क्या होती है भाई, ये होती है श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है भाई। और इसमें जब ये वाली वैल्यू पुट करते हैं अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये निकल के आता है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अपने लिए, तो अपन इसको क्या करेंगे सीधा याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस इक्वेशन में 3 चर है अपने पास, क्या क्या भाई, इसमें 3 पद हैं, तो हमारे इस इक्वेशन 5 में अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3 पद हैं, 3 चर पद हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं भाई, देखो एक मैं बात कर रहा हूँ आर की, एक मैं बात कर रहा थीटा की, और यहाँ पे एक मैं बात कर रहा हूँ फाई की। ये 3 बातें याद रखना भाई आप, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के रूप में किसको काम ले रहे थे, 1D बॉक्स में तो एक्स वाई जेड काम में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे आर थीटा और फाई। ये बात याद रखना भाई आप हमेशा, हाइड्रोजन एटम में आर थीटा फाई 3 पद काम में लेते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 पद आए अपने पास, तो इन तीनों को अब जब इस वाली इक्वेशन को अलग अलग करके लिखेंगे अपन, तीनों पदों को अलग अलग लिखेंगे भाई, तो जो अपन पहला पद लिखेंगे फाई इक्वेशन के लिए लिखूंगा मैं, यहाँ पे फाई के लिए क्या पद आएगा अपने पास, देखना भाई इस वाली इक्वेशन को मैं जब इन पदों को अलग अलग करके लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे भाई, देखना मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई ये था भाई अपने पास, ठीक है, प्लस m स्क्वायर जेड बराबर 0। जब मैं इसको फर्तक करके लिखूंगा फाइव वाली वैल्यू को जब मैं फर्तक करके लिखूंगा, यहाँ पे है फाइव, ये वाली इक्वेशन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई,
ये वाली इक्वेशन को मैं पृथक करके इसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वेशन जो है इसे फाई इक्वेशन कहते हैं, इसे फाई इक्वेशन कहते हैं। ठीक है भाई, फाई इक्वेशन कहते हैं। यहाँ m जो होता है वो कांस्टेंट होता है भाई, m जो होता है कांस्टेंट होता है, ये डायरेक्ट याद रखना भाई। यहाँ पे पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन जो है मैं लिखूंगा, दूसरी जो इक्वेशन है रेडियन इक्वेशन बोलेंगे उसको, और मैं वो लिखूंगा r के लिए, r के लिए लिखूंगा भाई दूसरी इक्वेशन। ध्यान रखना भाई, वो क्या आती है, 1/r² डेल अपॉन डेल r, r² डेल r अपॉन डेल r माइनस बीटा r r² प्लस 8π² म्यू अपॉन 8π n h² e माई प्लस e² अपॉन r। ये वाली जो इक्वेशन होगी वो होगी भाई किसके लिए, r की, r वाली वैल्यू के लिए। r के लिए जो ये इक्वेशन आएगी उसको बोलते हैं रेडियन इक्वेशन, यानी कि इसको दे दो आप 6, इसको दे दो 7, तो जो से इक्वेशन नंबर 7 है उसको बोलते हैं रेडियन इक्वेशन। ये डायरेक्ट याद रखना भाई आप लोग, हाइड्रोजन एटम के लिए जो ये वाली इक्वेशन ड्राइव करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ये निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थीटा के लिए क्या आएगा भाई, तो थीटा के लिए देखना क्या आएगी वैल्यू, देखना भाई थीटा की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू जो है वो आएगी 1/sin थीटा। उस वाली इक्वेशन को थीटा के लिए देखेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा की अगर मैं बात करूँगा तो क्या आएगा देखना भाई, यहाँ पे आएगा 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, उस ब्रैकेट sin थीटा डेल वाई, sin थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ठीक है भाई, sin थीटा यहाँ पे अपनी r ले लिया, वहाँ पे y ले लिया था भाई, ठीक है, और यहाँ पे z ले लिया था। ये तीन बातें याद रखना। फिर यहाँ पे क्या होगा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा भाई, m² sin² थीटा y, m² sin² थीटा y बराबर 0। ये वाली जो इक्वेशन आएगी ये आएगी इक्वेशन नंबर 8, जो होगी वो थीटा के लिए होगी। ये भी याद रखना भाई, ये तीनों इक्वेशन किससे आएंगी भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन से आएंगी। इक्वेशन जो 8 है वो होती है भाई थीटा के लिए, थीटा इक्वेशन कहलाती है। और यहाँ पे m और बीटा जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं भाई, m एंड बीटा जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, याद रखना भाई, इसमें भी वो m कांस्टेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई हो गई भाई आपको। इस वाली इक्वेशन से, इसमें 3 पद होते हैं भाई, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना। हाइड्रोजन एटम में r, ठीक है भाई, r था, एक थीटा था, एक फाई था, ये तीनों पद अलग अलग हैं। तो जब इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके अलग अलग लिखेंगे पद, ये तो ये आएगा जो होगा फाई के लिए, ये जो होगा r के लिए होगा, और ये वाला जो होगा m एंड बीटा के लिए होगा, m और क्या होगा बीटा के लिए, ये वाली इक्वेशन होगी भाई। ये तीनों इक्वेशन है भाई यहाँ पे किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अब देखो इनको टोटल अगर मैं लिखूँ तीनों इक्वेशन को, तो ऐसे लिखता हूँ साइन थीटा फाई और r। ठीक है भाई, साइन थीटा फाई ऐसे लिख लो, उल्टा हो जाएगा ये, तो ऐसे लिखो भाई, सो साइन r थीटा और फाई, ये तीनों हैं भाई। 3 पद हैं हाइड्रोजन एटम में, r थीटा और फाई, तीनों पद अलग अलग हैं, तीनों पद अलग अलग। और इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं क्या लिखूंगा, r जो है वो क्या हो गया थीटा के लिए, r जो मैंने यहाँ पे लिया है वो क्या हो गया भाई थीटा के लिए हो गया, थीटा के लिए। गुड मॉर्निंग।
हाँ भाई, अपन क्या देख रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे थे और अपन ने क्या देखा था, हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे थे अपन। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे भाई यहाँ पे। और हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बता दिया था भाई आपको, इक्वेशन ड्राइव करके बता दिया था और कैसे होती है। और तो मैंने बताया था कि भाई हाइड्रोजन एटम जो है उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो अपन को बताता है कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस क्या थी भाई, प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल 0। यही होती है भाई, यही होती है इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे को बताया था कि म्यू बराबर जो होगा मास जो है यहाँ पे द्रव्यमान जो है मास जो है वो क्या होता है, रिड्यूस मास के अगर बराबर रखते हैं अपन तो यहाँ पे m1 m1 प्लस m2, ये रिड्यूस मास का फॉर्मूला मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वहाँ पे बताया था भाई, ये बात यहाँ पे याद रखना आप लोग। इसके साथ ही मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा था हाइड्रोजन एटम के लिए। तो V की जो वैल्यू थी वो क्या थी भाई, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। कैसे, क्योंकि अपन को पता है V बराबर होता है K1 Q1 Q2 अपॉन आर की। इतनी बात आपको पता है भाई, इतनी बात आपको पता है। अब मैंने क्या बोला, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी, इसको मैंने 2 दे दी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से मैंने क्या ड्राइव करके लिखा था भाई, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैंने V की वैल्यू लिख दी थी, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर और साइन इज इक्वल 0। इतनी बात आपको पता है भाई, ये मैंने लिख दिया था यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि जेड और आर ये जो होते हैं इनकी वैल्यूज़ वगैरह निकाल के बताई थी आपको भाई, मैंने डायग्राम बना के बताया था त्रिविम के बारे में कि एक्स वाई तीनों एक्सिस में ये क्या करता है, यहाँ पे निर्देशांक होते हैं इसके एक्स वाई और जेड एक्सिस में। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक्स मैंने लिखा था कि आर साइन थीटा कोस फाई के बराबर होता है, कोस फाई के बराबर। और जो वाई है वो किसके बराबर लिखा था मैंने भाई, आर साइन थीटा साइन फाई। इसके अलावा मैंने एक बात और लिखी थी जेड के बारे में, आर कोस थीटा। ये 3 बातें मैंने यहाँ पे लिखी थी भाई। फिर मैंने बोला था कि ये जब तीनों इक्वेशन अपन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पे अप्लाई करते हैं तो इनका डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो अपन के पास एक इक्वेशन ड्राइव होती है, उसको बोलते हैं अपन, यानी कि गोलीय ध्रुवांकों के लिए जब अपन इक्वेशन में इसका मान या वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास श्रोडिंगर इक्वेशन आती है और हाइड्रोजन एटम के लिए, और वो क्या थी 1 अपॉन आर स्क्वायर भाई डेल अपॉन डेल आर। मैंने बता दी थी भाई ये बातें सब, ठीक है ना भाई, तो एक बार फिर से देख लेना आप। फिर मैंने बात की थी कि जो लास्ट मैंने क्या कहा था भाई मैं, कि साइन बराबर जो होता है वो होता है आर थीटा और फाई। मैंने तीनों इक्वेशन को अलग अलग करके लिखा था भाई, मैं अलग अलग करके लिख दिया था मैंने। अब क्या होगा यहाँ पे आर जो है वो तो था आर के इंटू वाई जो है वो है थीटा इंटू जेड जो है फाई। ये वाली इक्वेशन आई थी अपने पास, ये वाली इक्वेशन आई थी। और इक्वेशन को बोलेंगे अपन श्रोडिंगर के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग पार्ट है, रेडियल पार्ट है, थीटा इक्वेशन है और फाई इक्वेशन है। इन तीनों से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम के श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में समझते हैं भाई। तो ये जो इक्वेशन है, इससे पहले मैंने अलग अलग करके एक एक बातें बताई है भाई आपको, एक एक बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी आपके साथ हाइड्रोजन एटम के बारे में। अब मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वांटम संख्या की, हाइड्रोजन एटम में क्या चलेगा भाई, क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या से मतलब क्या है भाई, देखना मेरी बात समझना, क्वांटम संख्या से मतलब क्या है यहाँ पे। तो क्वांटम संख्या का अगर मैं बताना चाहूँ तो भाई साहब मैंने बोला हाइड्रोजन एटम में अपने पास क्या थे, 3 पार्ट थे भाई,
अरे भाई अपन ने जैसे डिफरेंशिएशन अवकलन किया तो तीनों पार्ट अलग अलग थे यहाँ पे, थीटा फाई आर, इसको रेडियल पार्ट बोल रहे हैं अपन, रेडियन पार्ट है, ये थीटा पार्ट है और ये क्या है, फाई है। तो ये क्वांटम संख्याओं के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो इन तीनों को अलग अलग किस प्रकार से लिखते हैं भाई, देखना क्वांटम संख्या के लिए नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर मैं बात करूँ तो जब मैं यहाँ पे रेडियल पहले जब मैं बात करूँ यहाँ पे फाई समीकरण के लिए, फाई के लिए, फाई इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये फाई है ना भाई, इसको मैं लिखता हूँ जेड फाई जो है अपने पास, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे अपन लिखेंगे भाई इसकी मान जो होता है वो सी ई प्लस आयोटा एम फाई, ये होता है भाई इसकी इक्वेशन। अगर इसको सोल्व करके ये तो ये वैल्यू क्या आती है, सी आयोटा एम फाई, सी कांस्टेंट होता है और एम जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है भाई। सी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से है भाई। तो ये बातें याद रखना भाई, सी तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू है और यहाँ पे जो एम है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ थीटा की, तो थीटा जो होता है वो होता है भाई अपने पास पता है, थीटा की अगर मैं बात करता हूँ सेकंड बात, थीटा जो है किसके बराबर है, वाई थीटा के, यही है वाई थीटा। और वाई जो थीटा है वो होता है यहाँ पे एन पी एम एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। ये बातें भी याद रखना भाई, जो थीटा इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन क्या होता है एन, और यहाँ पे एन जो है वो तो होता है ये वाला एन जो है वो होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से। साथ ही साथ अगर इसके अलावा मैं एल की बात करूँ यहाँ पे, तो एल जो होता है वो होता है यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर से मतलब क्या है मैं बताऊंगा भाई आपको। एल बराबर 0 के लिए एस लिखते हैं, एल बराबर 1 हो तो उसके लिए 2 लिखते हैं। इसके साथ ही अगर मैं थर्ड बात करूँ यहाँ पे क्वांटम संख्या के लिए, किसके लिए भाई, आर के लिए, आर रेडियन पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो आर बराबर होता है यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं आर एन की अगर बात करूं यहाँ पे एल, इसको लिखते हैं एल और आर, इसको लिखते हैं क्या भाई यहाँ पे एन ई की पावर एल बाई 2, एल ई की पावर एल बाई 2 ई एल प्लस 2 1 एल, ये जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं रेडियन पार्ट के लिए भाई। ये जो इक्वेशन लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं भाई, रेडियन पार्ट के लिए लिखते हैं। तो देखना भाई यहाँ पर क्या होगा, देखना भाई हाँ, तो भाई यहाँ पे क्या होगा देखना, यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एल जो है ये तो कैपिटल एल से मतलब है यहाँ पे लंगार्ट पोलिनोमिकल, ठीक है भाई। और जो एल स्मॉल एल है वो होता है यहाँ पे स्मॉल एल तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ही होगा, और n प्लस 1 जो होगा यहाँ पे होगा मुख्य क्वांटम नंबर भाई, मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। तो ये 3 बातें याद रखना, आप ये 3 बातें यहाँ पे याद रखना भाई। क्या बोली मैंने यहाँ पे, तीनों पार्ट फाई इक्वेशन की बात करी मैंने, फाई इक्वेशन की बात करी पहले। फाई इक्वेशन क्या होती है भाई, फाई इक्वेशन जो होती है वो जेड फाई बराबर सी ई की पावर प्लस आयोटा एम फाई, और यहाँ पे थीटा की मैं बात करा,
थीटा क्या होता है, वाई थीटा बराबर एन पी एम एल कोस थीटा, ठीक है भाई। और आर एन एल जो होता है ये रेडियन पार्ट की इक्वेशन है। तो ये तीनों बातें आप अलग अलग से लिख लीजिएगा भाई। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे अपने पास आई एक मुख्य क्वांटम संख्या किसे बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या किसे बोलेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या से अगर क्या मतलब है भाई, देखना भाई, देखना भाई, मुख्य क्वांटम संख्या की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे n+1 से लिखते हैं भाई इसको। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है उसको 1 2 3 इन्फानाइट कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि मुख्य क्वांटम होता है अपन को पता है n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो हो सकती है वो 1 2 3 एंड सो ऑन ये हो सकती है। तो n बराबर यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष को प्रदर्शित करती है, मुख्य कोष को प्रदर्शित करती है। और n के मान 1 से इन्फानाइट तक सभी संख्याएं हो सकती है। n इलेक्ट्रॉन नाभिक की औसत दूरी को प्रदर्शित करता है। जो n जो होता है वो नाभिक की दूरी, और यहाँ पे जो ये क्या है, औसत दूरी, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की औसत दूरी को क्या करता है भाई, बताता है। तो यहाँ पे बोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एकमात्र वही क्वांटम संख्या उपस्थित थी। n के मानों का महत्व यह है कि इनकी सहायता से अन्य क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित करे जा सकते हैं। ये बात याद रखना भाई, मुख्य क्वांटम संख्या n+1 का याद रखो भाई, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पे द्विगंशी क्वांटम संख्या से। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, देखिए भाई, द्विगंशी क्वांटम संख्या से क्या मतलब है। अपन ने देखा एल एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है द्विगुंशी क्वांटम, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे एल बराबर अगर आपके पास 0, एल बराबर 1, एल बराबर 2, एल बराबर 3, एल बराबर 4, इस वाली इक्वेशन में कुछ भी आए तो यहाँ पे एल का बराबर 0 का मतलब क्या होता है भाई, एस पी डी एफ जी ऐसे चलता रहता है भाई, एस पी डी एफ इससे चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई द्विगुंशी क्वांटम संख्या से मतलब ये है कि जो मुख्य कोष है, मुख्य कोष है न्यूक्लियस के पास जो मुख्य कोष है उसका जो उपकोष होता है, ठीक है भाई, उसको प्रदर्शित करता है। मतलब ये तो मुख्य क्वांटम संख्या तो कोष को प्रदर्शित कर रही थी, और ये जो होती है वो होती है उपकोषों को प्रदर्शित करती है भाई। यानी कि ऑर्बिटल्स कौन से हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी की सब सेल है। तो यहाँ पे अगर मैं n बराबर अगर 5 लूँगा, n बराबर है यहाँ पे अगर 5 लूँगा तो यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए भाई l के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 तक हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 तक हो सकते हैं। तो 5 उपकोष पाए जाएंगे। इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे MVR बराबर रूट L+1 H/2, ये वाला फॉर्मूला होता है H/2 पाई, 2 पाई से मतलब है। तो ये जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग m से संबंधित माना गया है, और आधुनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब इसकी बात करें L कोणीय संवेग के मान को प्रदर्शित करता है। L जो होता है वो कोणीय संवेग के मान को यहाँ पे क्या करेगा भाई, प्रदर्शित करता है। तो ये 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए भाई, यहाँ पे 3-4 बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या हो गई भाई, फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या देखिए। अब मैं यहाँ पे थर्ड अगर बात करूँ किसकी भाई, देखना थर्ड अगर मैं बात करूँ, थर्ड अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा भाई किस चीज़ की करूँगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गई। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या थर्ड अगर बात करूँ m की, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या की अगर मैं बात करूँ, चुंबकीय क्वांटम संख्या की अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है भाई। ये जो होता है m, ये क्या होती है कि कक्षकों में क्वांटम उपकोष जो होते हैं उनमें कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। m के मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं भाई। m के मान जो है वही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कैसे? m जो है m के मान यहाँ पे जो है प्लस l से लेके यहाँ पे माइनस l तक हो सकते हैं भाई। प्लस m से लेके माइनस m तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, m जो है उसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्लस l माइनस 1 प्लस l माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, l बराबर 3, तो ऐसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी। और यहाँ पे l की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगी भाई, 2 आएगी, यानी कि प्लस 1, 0 और माइनस 1, ये तीनों वैल्यू आएगी। अब कैसे भाई, देखना मेरी बात एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखना भाई यहाँ पे ये अपने पास कोई ऑर्बिटल्स हैं। याद रखना भाई, जो मुख्य क्वांटम संख्या से मतलब है n, यानी कि कोस या n क्या हो सकते हैं यहाँ पे, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे अपन पढ़ते हैं स्पिन, यानी कि स्पिन क्या होती है, इसकी हाफ है तो इसकी माइनस से हाफ है। अरे भाई विपरीत चक्रण से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं अपन, तो ये बात तो आगे नेक्स्ट होगा, वो चक्रण क्वांटम संख्या बोलेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे n प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या से मतलब है। साथ में उसके बाद में अपन ने देखा द्विगुणित क्वांटम संख्या क्या थी भाई, l बराबर, अगर यहाँ पे l की वैल्यू अगर क्या आ जाए भाई 0 आ जाती है। और l कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, l जो होता है अपने पास क्या होता है, ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं l 0, 1, 2, 3, यानी n बराबर यहाँ पे अगर 1 हो तो n माइनस 1 कर दूँ मैं, 1 माइनस 1 तो वहाँ पे 0 आएगा। और 0 के लिए s की वैल्यू अगर 0, यहाँ पे n की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस कंडीशन में याद रखना भाई क्या होता है, l की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 है, तो वहाँ पे m बराबर 0 आएगा। साथ ही साथ अगर मैं इसके लिए l बराबर 1 यानी कि p ऑर्बिटल की बात करूँ, ये तो किसकी बात हो गई, s ऑर्बिटल की, ठीक है भाई। और s ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या रखा, n की वैल्यू क्या रखी, 1 माइनस 1 तो 0 आई भाई, n की वैल्यू 0 आई, तो ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या 0। और यहाँ पे दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ, l बराबर क्या है, यहाँ पे 0 आया, तो भाई साहब 0 आने पर अपन को पता है वो ऑर्बिटल क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू भी 0 ही है। अगर मैं यहाँ पे देखो p ले लेता हूँ, p में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको 0, इसको प्लस 1, इसको माइनस 1 बोलते हैं। तो यहाँ पे यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि l अगर 1 ले लूँ मैं, l अगर 1 ले लूँ मैं, तो जो होती है वो प्लस 1, 0, माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ d ऑर्बिटल की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 ये होती है। तो अगर यहाँ पे l बराबर 2 हो तो m बराबर होगा प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। इसके अलावा l बराबर 3 हो, मैं क्या करूँगा, प्लस 3 प्लस, देखना एक बार f ऑर्बिटल के लिए भाई 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3, ये 3 बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये बातें याद रखना भाई। m की वैल्यू ऐसे देखते हैं, m की वैल्यू ऐसे देखते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो अपन को पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी से क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था भाई। और ये स्पेक्ट्रो में भी आई थी बात, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1। तो s जो होता है वो होता है चक्रण। तो यहाँ पे जो चक्रण से मतलब है कि ऑर्बिटल्स जो है, नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना
चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या से मतलब है कि यह क्वांटम संख्या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करती है। इस क्वांटम संख्या के केवल दो मान संभव हो सकते हैं, जो विपरीत दिशाओं में इलेक्ट्रॉन को चक्रण प्रदर्शित करता है, प्लस हाफ व इनके। तो यहाँ पे देखो बाद में क्या बनाना चाह रहा हूँ कि इस वाले इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज है, क्लॉक वाइज, वो उसका लिए मैं हाफ रख दूँ, और एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए क्या रख दूँ, माइनस है हाफ। ये बात, तो ये वैल्यू जो होती है एस की वैल्यू होती है, इसको एस से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, ठीक। तो यहाँ पे जब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो, 2 इंटू इस वाले के लिए 0 + 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा था भाई, अपने पास 1 आ रहा था। ये बात अपन देख चुके हैं भाई पहले भी एक बार। तो इनको बोलते क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या, फिर मैंने बोला द्विगुंशी क्वांटम संख्या, फिर मैंने बोला चुंबकीय क्वांटम संख्या, और उसके बाद मैंने बोला भाई चक्रण क्वांटम संख्या। ये चार बातें होती है जो इनका स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी रोल होता है भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी रोल होता है। तो एल जब कैलकुलेट करते हो आप, एल जो कैलकुलेट करते हो यहाँ से, वो क्या होता है कि एस जो आता है अपना, एल जब मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई एल की वैल्यू, तो वो पता होनी चाहिए। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एल बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा तो वो हो जाएगा एस। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपके हैं नहीं भाई, यहाँ पे इतना नहीं है, इतना नहीं है भाई। तो इतना याद रखना भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, और भाई तो मुख्य क्वांटम संख्या में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे भाई, मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मध्य कोश को प्रदर्शित करती है। n के मान 1, 2, 3 एंड इन्फानाइट तक होते हैं, सभी संख्याएं हो सकती है। n इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक की औसत दूरी को प्रदर्शित करते हैं। बोर के सिद्धांत में एकमात्र यही क्वांटम संख्या उपस्थित थी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत में n के मानों का महत्व है। इन संख्याओं से अन्य क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित किए गए, n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ द्विगुंशी क्वांटम संख्या की, तो द्विगुंशी क्वांटम संख्या मैंने बताई L होता है, और यह क्वांटम संख्या मुख्य कोश में उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है भाई। जो मुख्य कोश होता है उनमें उपकोषों की संख्या को ये क्या करती है, प्रदर्शित करती है। L के मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकते हैं, मैंने ये बताया भाई। L की जो वैल्यू होती है 0 से 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। इस प्रकार जब n बराबर 5 मुख्य कोश में L कितने थे भाई, जब मैंने n बराबर 5 रखा तो वहाँ पे आई थी ना भाई वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक आएगी। और मैंने बताया भाई 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, S, P, D, F, G ऐसे चलते रहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको और क्या बताया भाई, यहाँ पे और क्या बताया था, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो L की वैल्यू अगर 0 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू भी 0 होगी। L बराबर 1 है तो यहाँ पे +-1, 0 माइनस ये होती है भाई M। इसके अलावा मैंने चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में भी बताया भाई आपको। और चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, एक S की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज होता है उसके लिए हाफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो तरीके से फिल होता है। एक की स्पिन ऐसी होगी तो दूसरे की स्पिन ऐसी होगी। ये अकॉर्डिंग टू वुंड के अकॉर्डिंग होता है भाई। ऐसा इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अपन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद में रिवर्स वापस से वैसे के विपरीत चक्रण के साथ वहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया कि क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 ये होती है। और अपन को पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे अपन को पता होनी चाहिए भाई एस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं नेक्स्ट अपना यहाँ पे टॉपिक होगा कॉम्पटन इफेक्ट, जो लास्ट टॉपिक होगा अपना, ठीक है भाई।
कॉम्पटन इफेक्ट जो होगा लास्ट टॉपिक होगा, फिर अपनी यूनिट ख़त्म हो जाएगी भाई, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं कॉम्पटन इफेक्ट की बात करूँगा तो देखना भाई यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। देखिएगा भाई, कॉम्पटन इफेक्ट की बातें करेंगे अपन, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा भाई अपना, और फिर अपनी यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। कोई एक आध टॉपिक बचेगा, उसे हम बाद में देख लेंगे भाई, बाद में देख लेंगे। देखो भाई, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ भाई। यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है कि भाई देखो भाई, कॉम्पटन इफेक्ट की मतलब क्या होता है, पहली डेफिनेशन अगर मैं दूं तो यहाँ पे क्या दूंगा भाई कि जब एक्स किरण की फोटोन को अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या बोलूँ मैं, जब इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका मैं क्या करूँ, जब एक्स किरणें फोटोन की मुक्त इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से एक्स किरणें अगर मैं गिराता हूँ, रे फोटोन डालता हूँ यहाँ पे, जैसे ही फोटोन डालूंगा इलेक्ट्रॉनों में टक्कर उत्पन्न होगी भाई, टक्कर, ठीक है भाई। तो टक्कर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो प्रकीर्णित फोटोन की आवर्ती और वेवलेंथ, यानी कि जो ये प्रकीर्णित जो है, प्रकीर्णित फोटोन की आवर्ती एंड उसका क्या तरंग दैर्ध्य लैम्डा, फोटोन की आवर्ती और लैम्डा में जब यहाँ पे क्या हो, परिवर्तन हो, यानी कि इनमें क्या हो, परिवर्तन होने लगे, तो इस घटना को अपन बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं भाई, इतना ध्यान रखिएगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी, क्या बोल सकते हैं, जब क्या बोल सकता हूँ डेफिनेशन कि जब एक्स किरणें फोटोन की मुक्त इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पर गिरती है तो वहाँ टक्कर उत्पन्न होती है, तो टक्कर होने से वहाँ पे क्या होता है, प्रकीर्णित फोटोन की आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, अर्थात मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ भाई, क्या बोल सकता हूँ कि जब एक्स किरणें फोटोन की किसी भी लक्ष्य या टारगेट, मतलब ये अपने पास क्या है, टारगेट है अपना, क्या है ये मॉलिक्यूल, और यहाँ से एक्स किरण आ रही है, एक्स रे फोटोन आ रहा है, ठीक है भाई, ये क्या आ रहा है, फोटोन, अपना टारगेट है, ये टारगेट मान लिया टी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या डाला, फोटोन, टक्कर हुई, और जैसे ही टक्कर हुई तो प्रकीर्णित जो एक्स किरणें फोटोन की वेवलेंथ से क्या होगी, अधिक हो जाएगी, यानी कि प्रकीर्णित क्या होगी, प्रकीर्णित फोटोन की जो आवर्ती है वो क्या होगी, एक्स किरण फोटोन की वेवलेंथ से क्या होगी, एक्स रे फोटोन की लैम्डा से क्या होगी, अधिक हो जाएगी, अधिक हो गई, ऐसे मान लो परिवर्तन का मतलब, ठीक है। एक जो घटना को अपन बोलेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। और यहाँ पे एक बात और बोल सकता हूँ कि जब किसी निश्चित वेवलेंथ के एक्स किरणें फोटोन की किसी टारगेट से प्रकीर्णित यानी वापस जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्स किरण फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू, तथा संवेग में क्या आता है, एक रिलेशन आता है। देखना भाई कैसे, मैंने मॉलिक्यूल पे क्या डाली भाई, एक्स किरण डाली, वहाँ पे मैंने क्या बताया,
वहाँ पे मैंने एक बात बताई भाई, और क्या कि टक्कर होने की वजह से प्रकीर्णित प्रकाश में क्या हुआ, वहाँ पे मैंने क्या बोला कि वेवलेंथ के एक्स किरणें जो हैं फोटोन की किसी टारगेट से प्रकीर्णित करवाया जाता है, वो डाला जाता है तो वो प्रकीर्णित हो गई, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स किरण फोटोन के एनर्जी एच म्यू और संवेग में कुछ परिवर्तन होगा। यानी कि अपन को पता है संवेग बराबर क्या होता है, एच म्यू अपॉन सी, क्योंकि पी बराबर होता है एम वी, पी बराबर एम वी होता है भाई, अपन को ये बात बताता है। तो v बराबर होता है म्यू अपॉन सी के। तो यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ। अब क्या लिखूंगा, इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ, नेक्स्ट लाइन में क्या बोलूँगा, तो जब इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो प्रारंभिक एनर्जी है उस जिसका द्रव्यमान m नोट है भाई, m नोट माना अपन ने, तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, क्या बोल सकता हूँ भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक एनर्जी क्या है भाई, तो यहाँ पे जिसका द्रव्यमान क्या मान रहे हैं अपन, जिसका द्रव्यमान क्या है, मास क्या है भाई, वहाँ पे m नोट मान रहे हैं अपन। तो यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक एनर्जी जो है वो मास क्या है उसका, m नोट, तो वहाँ पे उसका जो क्या लिख सकता हूँ मैं, वहाँ पे m नोट सी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि c जो होता है उसकी स्पीड होगी भाई, प्रकाश के फोटोन की स्पीड होगी, वह संवेग वहाँ पे क्या होगा, तथा संवेग जो होगा वो होगा जीरो, संवेग जो होगा जीरो होगा। ये लाइन लिख लीजिएगा भाई आप। तो प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी एच म्यू डेज तथा संवेग में जब रिलेशन मैं करूँगा यहाँ पे, तो मैं इसको बोलूँगा पी बराबर एच म्यू डेज अपॉन सी। ये दूसरी बात लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, अरे मैं लिख सकता हूँ कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक एनर्जी जिसका मास m नोट है, तो वहाँ पर m नोट सी स्क्वायर उसका क्या हो गया भाई, उसकी क्या हो गई एनर्जी, और संवेग यहाँ पे जीरो है, तो प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी एच म्यू डेज तथा संवेग में कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। अब मैं यहाँ क्या बोलूँगा, जो प्रकीर्णित फोटोन है प्रारंभिक दिशा से फाई कोण पर बनता है, मतलब जो प्रकीर्णित जो फोटोन है वो क्या है, प्रारंभिक दिशा से फाई कोण पे बनता है, यानी कि फाई कोण बनता है। तो यहाँ पे टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पे एनर्जी जो है आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर की होती है भाई, एम सी स्क्वायर के होती है, और पी जो होता है वो संवेग जो होता है उसका क्या होता है, एम वी होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, देखना मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये मैंने कोई इलेक्ट्रॉन है उस पर फोटोन डाला, ये मैंने कोई इलेक्ट्रॉन उस पर फोटोन डाला, तो यहाँ से ऐसे कोई लाइट चल गई, यहाँ से ऐसे, और ये कोई सीधी चल गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या हुई टक्कर। तो यहाँ पे जो मैंने एच म्यू का फोटोन डाला है उसकी एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो क्या होती है, संवेग यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पी बराबर ये क्या लिखा, एच म्यू अपॉन सी। इसके अलावा जब मैंने प्रकीर्णित करवाया, ये था उसका म्यू डेस, अरे भाई ये फोटोन जा रहा था उसका म्यू डेस माना मैंने, ठीक है। उसके अलावा ये जो है यहाँ पे पी बराबर जीरो, और ई इसकी एनर्जी जो होगी एम सी स्क्वायर के बराबर होगी। ये तीन बातें मैंने यहाँ पे बोली है, और इसमें जो ये कोण बना वो क्या था भाई, फाई था, और ये क्या एम नोट सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या था भाई, जब पी जीरो था तो मैंने मास सी नोट एम नोट सी स्क्वायर लिखा था भाई, तो यहाँ पे जब संवेग जीरो है संवेग, तो मैंने ये बातें लिखी थी। और ये जो प्रकीर्णित है टक्कर के पश्चात वहाँ की एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर थी, और यहाँ पर वेग क्या था, पी बराबर एम वी के था। ये कॉम्पटन इफेक्ट होता है, जैसे ही मैंने कोई फोटोन डाला, ठीक है भाई, एक इस डायरेक्शन में चला गया और एक इस डायरेक्शन में चला गया। अब होता क्या है यहाँ पे कि P बराबर एच म्यू अपॉन सी और E बराबर एम सी, ये सारी बातें मैंने बताई। यहाँ पे संवेग जब मैं जीरो कर देता हूँ तो एम नोट सी स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो फाई, बॉन्ड एंगल जो बनता है वो फाई होता है। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है कि एनर्जी का संरक्षण नियम अपन ने पढ़ा है भाई। क्या भाई, एनर्जी का
ऊर्जा का संरक्षण नियम तो पढ़ा है भाई आपने, एनर्जी का संरक्षण नियम से। संरक्षण नियम की अगर मैं बात करूँगा भाई, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एच म्यू जो है प्लस एम नोट सी स्क्वायर बराबर एच म्यू डेस प्लस एम सी स्क्वायर। ये बात मैं बोल सकता हूँ ऊर्जा के संरक्षण नियम से। जितनी ऊर्जा दी है उतनी ऊर्जा खर्च होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको सोल्व करूँ आगे, एम सी स्क्वायर बराबर, मैं इसको उधर ले जाऊँ भाई, इधर ले आऊँ तो क्या होगा भाई, एच म्यू माइनस एच म्यू डेस प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ भाई। तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर बराबर एच कॉमन ले लूँ, म्यू माइनस म्यू नोट डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। तो संवेग संरक्षण के नियम से अगर मैं बात करूँ, इस वाली इक्वेशन को मैं दे दूंगा भाई 1, इस वाली इक्वेशन को मैं दे दूंगा 1। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण नियम से अगर मैं एक्स एक्सिस दिशा में संवेग संरक्षण नियम की अगर बात करूँगा, यहाँ पे संवेग संरक्षण नियम की अगर बात करूँगा यहाँ पे, तो एम सी स्क्वायर बराबर क्या है, एच अपॉन म्यू डेस, म्यू माइनस म्यू डेस प्लस एम नोट सी स्क्वायर के आया। हाँ, तो अपना क्या था भाई, एम सी स्क्वायर बराबर एच अपॉन म्यू डेस म्यू माइनस म्यू डेस प्लस एम सी नोट सी स्क्वायर के बराबर था। ये बात अपन ने यहाँ पे किससे देखी, एनर्जी ऑफ संरक्षण रूल से देखी भाई। अब देखो एक्स एक्सिस दिशा में अगर संवेग संरक्षण से अगर बात करेंगे, अपने पास क्या है, 3 डायरेक्शन है भाई, एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है तीनों एक्सिस। तो संवेग संरक्षण नियम से अगर मैं एक्स एक्सिस पे यहाँ पे बात करूँगा किससे भाई, संवेग संरक्षण रूल से अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी चीज की भाई, एक्स एक्सिस दिशा में संवेग संरक्षण रूल से, एक्स एक्सिस दिशा में संवेग संरक्षण रूल से बात करूंगा, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे भाई, एक चीज लिख सकते हैं, देखना भाई क्या भाई, स्वयं कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स थ्योरी और ये श्रोडिंगर इक्वेशन। भाई कंफर्म क्वेश्चन आएगा इन चारों में से एक कंफर्म। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस दिशा में अगर मैं बात करूँ संवेग संरक्षण रूल की, तो एच म्यू अपॉन सी प्लस 0 बराबर एच म्यू डेस अपॉन सी प्लस कोस फाई प्लस एम वी कोस फाई। कैसे भाई, क्योंकि इनमें जो कोस थीटा, यहाँ जो थीटा बन रहा है अपने पास फाई बन रहा है, कोस फाई होता है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस दिशा में कोस फाई क्या है, यहाँ पे देखो संवेग संरक्षण रूल से अपने पास ये वाली इक्वेशन आई थी। तो मैंने क्या करा कि इस वाली इक्वेशन को जब मैं ऐसे लिखूंगा संवेग संरक्षण से, किस को भाई, एक्स एक्सिस दिशा में संरक्षण रूल की जब मैं बात करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। या फिर अपने पास ऐसा भी हो सकता है, एम वी कोस फाई बराबर एम वी कोस फाई, सॉरी भाई एम वी थीटा और फाई है भाई, यहाँ पे थीटा है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक थीटा है और एक फाई अपने पास बना था। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एम वी कोस थीटा बराबर एच म्यू डेस अपॉन सी, एच म्यू डेस अपॉन सी, एच म्यू डेस अपॉन सी। देखो भाई कैसे लिखूंगा मैं, ये वाली इक्वेशन इधर, ठीक है भाई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई, इधर भेज दूँ, ठीक है, इधर भेज देता हूँ। देखो कैसे, एच म्यू अपॉन सी, एच म्यू डेस अपॉन सी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इसके एंड में क्या है, कोस फाई। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम वी कोस थीटा बराबर एच अपॉन सी म्यू माइनस म्यू डेस कोस फाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दी मैंने 1। अब देखो यहाँ पे अगर y एक्सिस की बात करूँगा मैं, y एक्स की बात करूँगा भाई, यहाँ पे दिशा में संवेग संरक्षण,
संवेग संरक्षण की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो देखो भाई वाई एक्सिस में अगर संवेग संरक्षण नियम की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 0 बराबर एच म्यू डैश अपॉन सी। अरे भाई वाई एक्सिस में अगर अपन बात करें किसकी, इस वाले की, अरे ये था ना अपने पास एम नोट सी स्क्वायर एच म्यू डैश, तो अपने पास क्या है, ये वाला तो 0 हो गया पूरा, ये वाला 0 हो गया, तो अपने पास क्या आया भाई एच म्यू डैश अपॉन सी, एच म्यू डैश अपॉन सी। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा वाई एक्सिस में एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा, ये आएगा, ये इक्वेशन आएगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई एम वी साइन थीटा बराबर एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, ये भी लिख सकता हूँ। और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ये तीन बातें किससे आई, एक्स एक्सिस में ये वाला फॉर्मूला आया, वाई एक्सिस में ये वाली इक्वेशन आई अपने पास। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस में जो ये वाला फॉर्मूला होता है संवेग संरक्षण रूल से, तो ये क्या होता है एच म्यू अपॉन सी प्लस एम वी नोट सी, ये 0 हो जाता है यहाँ पे भाई, ये 0 हो जाता है, संवेग 0 हो गया यहाँ पे। और ये जो बचा एच म्यू डैश कोस फाई, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कोस फाई होता है, प्लस एम वी कोस, यानी कि संवेग की मैं बात कर रहा हूँ पी की, तो पी बराबर होता है एम वी, और एम वी कोस थीटा हो गया है यहाँ पे। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए भी देख लिया अपन ने, एम वी साइन थीटा बराबर रहता है एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। अब देखो यहाँ पे करूँ क्या मैं कि इक्वेशन जो 2 और 3 आई है, ये वाली और ये वाली, इसको मैं क्या करूँ दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पे, अगर इसको मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर, देखो क्या आता है इक्वेशन क्या आएगी भाई। तो मैं क्या लिखूंगा भाई इक्वेशन 2 + 3 वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है भाई, जोड़ने पर दोनों तरफ वर्क करूंगा। तो यहाँ पे देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये क्या है भाई, ये क्या है इधर एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन अगर मैं बात करूँगा इक्वेशन 2 को कैसे जोड़ूंगा भाई, यहाँ पे इक्वेशन 2 को जोड़ूंगा तो देखना भाई एच स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस म्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। साथ ही क्या था अपने पास प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये बन गया अपने पास। अब मैं देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखना भाई यहाँ पे होगा क्या एम वी स्क्वायर, इसको तो मैं ले लूँ कॉमन, बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर सी स्क्वायर तो क्या हो गया म्यू से म्यू डैश हो गया, देखो भाई म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई का स्क्वायर प्लस ये क्या है एच स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये बात हो गई भाई। और अपन को पता है कि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, अपन बोल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर जो थीटा है वो होते हैं 1 के बराबर, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये तो 1 हो गया भाई, क्या आया एच स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या आएगा भाई एच स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इन दोनों इक्वेशन को जब अपन सोल्व करके लिखेंगे तो ये देखना क्या बनता है भाई, ये तो बन गया एच स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब जब इसको पूरा मैं सोल्व करके लिखता हूँ तो क्या आएगा भाई म्यू स्क्वायर, ये और ये जुड़ के क्या हो गया भाई म्यू स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ पर होगा क्या, अरे भाई इसका जब स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाऊंगा मैं, और ये क्या हो गया म्यू डैश स्क्वायर कितना हो गया भाई, म्यू डैश स्क्वायर और म्यू डैश स्क्वायर 2 म्यू डैश, अरे भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कोई फॉर्मूला आता है गणित में, उससे खोलते हैं इसको, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ भाई, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 2 म्यू डैश कोस फाई, ऐसे लिख सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले को, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे खोल सकते हैं फॉर्मूले को, प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अरे भाई इस वाले फॉर्मूले को मैं किससे खोलूँगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनता था अपने पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे तो था कुछ फॉर्मूला गणित में, ऐसे तो फॉर्मूला आता था भाई, उस फॉर्मूले से इसको क्या कर दिया मैंने, खोल दिया है भाई। अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो अब जब इसको सोल्व करके लिखेंगे अपन तो कैसे लिखेंगे देखना भाई, यहाँ से अब मैं क्या कर लूँगा म्यू डे, ये म्यू जो है म्यू स्क्वायर जो उसको मैं कॉमन या बाहर की तरफ कर लूँगा, या इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, देखना भाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट के भी साथ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे एच स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता भाई, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कर दूंगा 2 म्यू डैश था अपने पास, वहाँ पे क्या कर दूँ 2h स्क्वायर सी स्क्वायर कर दूँ भाई, 2h स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू डैश कोस फाई, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, ऐसे लिख सकता हूँ। अब आगे वो का वो फॉर्मूला प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, कॉम्पोनेंट इफेक्ट की इक्वेशन आएगी ऐसे, ये अपने पास आ गया क्या है भाई, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव माइनस 2 कोस स्क्वायर के बाद क्या आया -2h स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू डैश कोस फाइव प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर और सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर आता है। ये इतनी इक्वेशन आ गई। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे होगा क्या, देखना भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँगा किस चीज़ की, देखना भाई कैसे, तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं इसको आगे और सोल्व कैसे करूँगा, वो चीज़ें देखते हैं भाई। देखना भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूँगा भाई, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखूँगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, निकाल लिया मैंने ये। अब क्या लिखूँ, माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा भाई। अब यहाँ पे क्या है, कोस फाइव, ये तो है भाई, इसको मैंने कॉमन ले लिया, बाहर कॉमन कर लिया, आ गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, और देखना भाई और कैसे लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म और इसको जब मैं सोल्व करके लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा भाई, कैसे, एक मिनट, देखो भाई यहाँ पे हुआ क्या, देखना एक मिनट मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 2h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कोस सी स्क्वायर यही था अपने पास, और वो प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश ये अपने पास ही आएगा भाई, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे सोल्व करके लिखूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश, ये लिख सकता हूँ भाई। और यहाँ पे आगे क्या आएगा, कोस क्या आएगा भाई, फाइव,
ठीक है भाई। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, एच मी स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डेस का स्क्वायर माइनस 2 म्यू म्यू डेस कोस फाई। तो ये अपने पास जो इक्वेशन आएगी उसको अपन देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब अपने के पास ये वाली जो इक्वेशन आई उस इक्वेशन 1 का वर्क करेंगे अपन। अब पहली जो इक्वेशन थी वो क्या थी अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो क्या थी भाई, इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो थी एम सी स्क्वायर बराबर एच म्यू, ये थी भाई एम सी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी भाई, इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे थी एम सी स्क्वायर बराबर एच म्यू म्यू डेस का स्क्वायर, ये थी भाई यहाँ पे म्यू डेस प्लस एम नोट सी का स्क्वायर, ये थी इक्वेशन, ये इक्वेशन ही थी भाई अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन यही थी। तो जब मैं इसकी बात करूँगा तो जब मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन का यहाँ पे वर्ग करके, यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर इसका वर्ग करूँगा तो क्या करूँगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर वर्ग करूँगा दोनों तरफ, वर्ग करने पर एम स्क्वायर सी की होल 4। अब इसके आगे क्या लिखूँगा, एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डेस का स्क्वायर प्लस एम नोट का स्क्वायर सी की होल 4, यही आएगा भाई, यही आएगा यहाँ पे। अब तुम्हारे को मैंने बताया कि इस वाली फॉर्मेशन को मैं कैसे खोलूँगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको मैं क्या कर दूँगा, फिर से खोल दूँगा यहाँ पे। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से मैं इसको खोल दूँगा भाई यहाँ पे। तो क्या आएगा अपने पास, देखना भाई, एम स्क्वायर सी 4 और एच स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास क्या बनेगा इसका, देखना भाई, वर्क करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू डेस का स्क्वायर, ठीक है भाई। देखना एक मिनट, क्या बनेगा अपने पास, प्लस म्यू डेस का स्क्वायर, इसके अलावा माइनस 2 म्यू म्यू डेस बनेगा, ठीक है भाई। ये वाला इक्वेशन बनेगी अपने पास। इसके अलावा फिर एम नोट सी स्क्वायर सी 4 का स्क्वायर, एम नोट प्लस सी 4, ठीक है, ये बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इक्वेशन 1 का वर्क करेंगे और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, एक और जुड़ जाएगा यहाँ पे 2 एम नोट सी की स्क्वायर एच म्यू माइनस म्यू डेस, ये बनेगा भाई अपने पास, ये बनेगा। कैसे बना, इक्वेशन 1 का वर्क करूँगा मैं तो ऐसे लिखूँगा, और जैसे इसको खोल के लिखेंगे अपन, जैसे इसको खोल के लिखेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई, अरे भाई ये तो बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी भाई, यही थी एम नोट सी स्क्वायर, यहाँ से ये भाई थी, तो ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन आई अपने पास वो आ गई इक्वेशन नंबर 5। तो जब अपन इक्वेशन 4 में से 5 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो देखना क्या बनेगा भाई, ये थोड़ा मैथमेटिकल है भाई, कॉम्पोनेंट इफेक्ट का थोड़ा इतना देखना भाई, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर जब मैं इस इक्वेशन 4 में से इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा 5 को, ठीक है भाई। 5 में से इक्वेशन 4 को जब मैं माइनस करूँगा, यहाँ पे 5 इक्वेशन में से जब मैं 4 को माइनस करूँगा तो क्या बनेगा, ये वाले में से ये वाला घटाएंगे अपन, ठीक है भाई। तो अपने पास आएगा एम सी स्क्वायर सी 4 माइनस एम स्क्वायर सी म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डेस का स्क्वायर माइनस 2 म्यू म्यू डेस प्लस एम नोट स्क्वायर सी 4 प्लस एम 2 एम नोट सी स्क्वायर एच म्यू माइनस म्यू डेस, ये था भाई, ये इक्वेशन थी अपने पास, इक्वेशन नंबर 5 ये थी। तो अब जब मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पे अपने पास बचता क्या है, देखना भाई, इसको जब आप इस वाले को माइनस कर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर चला जाएगा, इस वाले से वो पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या, माइनस, अपने पास बचता है माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू म्यू
म्यू म्यू डैश प्लस इसके अलावा क्या बचता है अपने पास 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस फाई म्यू म्यू डैश कोस फाई प्लस एम नोट का स्क्वायर C4 प्लस एम नोट का स्क्वायर C4 प्लस 2m नोट C स्क्वायर H म्यू म्यू डैश ये बचता है आपके पास। ठीक है भाई, ये बचता है। अब देखो इस वाली इक्वेशन में से जब मैं ये वाला माइनस कर दूंगा यहाँ पे तो क्या बचता है m स्क्वायर C4 1 माइनस वी स्क्वायर और c स्क्वायर। इसको जब सोल्व करके लिखते हैं तो कुछ ये वाली इक्वेशन आएगी अपने पास माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश 1 माइनस कोस फाई। देन इसको सोल्व करके लिखेंगे, कॉमन ले लूँगा मैं पूरे में से, कॉमन ले सकता हूँ भाई। तो यहाँ पे तो क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कोस फाई प्लस एम नोट स्क्वायर C4 का होल स्क्वायर। जिससे करेंगे तो यहाँ पे एम नोट C स्क्वायर जैसे मैं कॉमन लूँगा, एम नोट C स्क्वायर जब मैं कॉमन लूँगा यहाँ से तो क्या बचता है, देखो भाई क्या बचता है एम नोट C स्क्वायर प्लस एम नोट C स्क्वायर के बाद में क्या बचेगा भाई 2h, यहाँ पे क्या बचता है 2h म्यू डैश, यही बचेगा भाई। अरे यही तो बचा भाई, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आई अपने पास। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर कितना 6, इक्वेशन नंबर 6। तो इसको इक्वेशन नंबर 6 को सापेक्षिक के विशिष्ट सिद्धांत से हम जानते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्षिक के विशिष्टता सिद्धांत से जानते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को जब मैं ऐसे लिख दूंगा, सापेक्षिक m बराबर m नोट रूट 1 अपॉन म्यू स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा भाई। और जैसे इक्वेशन 6 जो आई अपने पास, मैं वहाँ पे m की वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली देखो भाई कैसे, m नोट C स्क्वायर देखना भाई यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी ये। और जैसे मैं आगे इसको और सोल्व करके लिखूंगा तो क्या बनेगी ये, एम नोट का स्क्वायर C4 बटे 1 माइनस म्यू स्क्वायर C स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर C स्क्वायर, ये तो इसके साथ पूरा कट जाएगा भाई। और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश, ठीक है भाई, 1 माइनस कोस पाई प्लस एम नोट C स्क्वायर प्लस 2h म्यू डैश, ये बनेगा भाई अपने पास, ये बनेगा। तो यहाँ पर देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे जब मैं बात करूँगा किसकी, भाई थोड़ी डिफिकल्ट है ये कॉम्पोनेंट इफेक्ट का इक्वेशन, ठीक है ना भाई, तो थोड़ा ट्राई करना, देखना भाई। यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये क्या होना है एम नोट C स्क्वायर बराबर क्या आएगा अपने पास क्या आएगा, एम नोट C स्क्वायर आएगा, एम नोट C स्क्वायर होल 4 बराबर क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे माइनस 2h स्क्वायर, ये बचेगा भाई, ये बचेगा अपने पास माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश 1 माइनस कोस फाई प्लस क्या आ रहा है, और एम नोट C स्क्वायर एम नोट C4 प्लस 2h म्यू डैश, ये बचा भाई अपने पास एम नोट C स्क्वायर, नहीं भाई तो गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या बचा अपने पास देखना भाई, यहाँ पे क्या बच रहा है एम नोट C स्क्वायर 1 माइनस एम नोट C स्क्वायर के बाद में क्या है भाई एम नोट C स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया एम नोट C4 एम स्क्वायर हो गया, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या बचेगा अपने पास देखना भाई 2MOC4 मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा सारा को H म्यू और म्यू डैश, ये बचेगा भाई,
अरे भाई मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया सारे को, ठीक है ना। तो ये बचेगा, तो इससे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे अब क्या बचेगा अपने पास, माइनस 2h² म्यू म्यू डेस, 2h² म्यू म्यू डेस 1 माइनस कोस फाई प्लस 2m0c4h म्यू म्यू डेस, ये बचेगा भाई, ये बचेगा। तो अभी यहाँ पे मैं इसको इधर ले लूँगा बराबर में, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा h² म्यू म्यू डेस 1 माइनस कोस फाई बराबर क्या रहेगा, बराबर रहेगा 2m0c4h म्यू माइनस म्यू डैश बचेगा, ये बचेगा भाई। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, h म्यू म्यू डैश 1 माइनस कोस फाई बराबर MOC4 म्यू म्यू डैश, ये बची भाई इक्वेशन अपने पास, यही इक्वेशन बची। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाले एम को नीचे ले लूँगा, एम नोट सी स्क्वायर इधर ले आऊँ भाई इस वाले पार्ट को, और वहाँ पे केवल बचेगा सी स्क्वायर बचेगा। भाई यहाँ पे तो सी स्क्वायर ही तो था, यहाँ पे सी स्क्वायर ही था भाई, मैंने गलती कर दी, ठीक है ना भाई, यहाँ पे सी स्क्वायर ही आएगा, ये बचा। अब क्या हो, एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई बराबर क्या बचा, बराबर बचा म्यू माइनस म्यू डेस अपोन, ये वाले मैं नीचे ले जाऊँ, ये वाला इधर वाला सिस्टम, ये वाले दोनों इधर, म्यू म्यू डेस, यह इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई भाई अपने पास। अब मैं आगे और कैसे सोल्व करके लिख सकता हूँ, देखना भाई, देखना भाई कैसे लिखूँगा मैं इसको, इस वाली इक्वेशन को और कैसे लिख सकता हूँ, एच एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 1 अपॉन म्यू डैश, ऐसे भी लिख दूँगा, ऐसे लिख सकता हूँ भाई इसको, कैसे, म्यू डैश 1 अपॉन म्यू, ऐसे लिखूँगा। इस वाले को मैं ऐसे सोल्व करके लिख दूँगा भाई। अब क्या होगा, h अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई बराबर, माइनस कोस फाई बराबर, अपन को पता है म्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो इसको मैं लिखूंगा लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा, ये क्या होगा डेस, ये क्या हो गया इसके साथ, लैम्डा अपॉन सी। अरे भाई जब मैं ये वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ पे लैम्डा अपॉन सी डैश माइनस 1 अपॉन लैम्डा अपॉन सी, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, h अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई बराबर सी कॉमन ले लूँ या लैम्डा कॉमन ले लूँ भाई, यहाँ पे 1 अपॉन सी, तो यहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा, ये बच गया भाई, ये बच गया अपने पास। अब सी से सी को मैं क्या कर दूँ, यहाँ से काट दूँ, तो एक सी से एक सी तो यहाँ से कट जाएगा भाई, तो अपने पास क्या आएगा, MOC 1 माइनस कोस फाई बराबर लैम्डा डैश लैम्डा, ये आई इक्वेशन, ये इक्वेशन आई। अब इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर h अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई, ये जो इक्वेशन आई है अपने पास, ये जो इक्वेशन आई है ये होती है कॉम्पटन शिफ्ट या विस्थान कहलाता है, ये जो अपने पास आती है कॉम्पटन शिफ्ट कहलाती है, ठीक है ना भाई। और यहाँ पे h जो मैं बात करूँ उपरोक्त समीकरण की, जो ये वाला इक्वेशन आई है उसको सोल्व करके लिखने की, तो यहाँ पे जब मान वैल्यू पुट करेंगे अपन कॉम्पटन इफेक्ट में, अपन को पता है h की वैल्यू कितनी होती है भाई, h की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे क्या हो गया है, लैम h नोट सी अपॉन सी बराबर क्या है, अब मैं इसको ये ऐसे लिख दिया मैंने कि h m नोट सी बराबर हो गया लैम्डा सी, ठीक है भाई, बराबर हो गया लैम्डा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। तो यहाँ पे लैम्डा सी की अगर मैं बात करूँ तो h जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल, और यहाँ पर अपन को पता है मास होता है 9.1 × 10⁻31। अरे भाई इलेक्ट्रॉन पे मास ये होता है, और यहाँ पे लाइट कितना हो गया 3 × 10⁸, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ पे लैम्डा सी की जो वैल्यू आएगी वो आती है 0.024 एंगस्ट्रॉम में,
तो ये जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख के मैंने कॉम्पटन वेवलेंथ निकाली, तो ये वैल्यू रखी और यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है इतनी आती है, ये होता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो एक कॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, कहीं पे मिस्टेक हुई तो हम बाद में भी देख लेंगे एक बार। तो ये जो इक्वेशन अपन ने ड्राइव करके लिखी है सारी बातें यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट बताता है भाई। तो आज अपन ने क्या देख लिया भाई, कॉम्पटन इफेक्ट यहाँ पे क्या करा, डिस्कस करा है, ठीक है भाई। और कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर मैंने क्या क्या बातें बताई है सारी पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में आ सकता है भाई, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज के लिए मैं आपको बता दूं कि आज अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये सारी बातें करी है, यहाँ पे सारी बातें करी है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए भाई, यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। और क्वांटम कॉम्पटन इफेक्ट की जो डेरिवेशन है वो भी पता होनी चाहिए। अपन इसको एक बार बाद में और डिस्कस कर लेंगे। होप समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। और भाई ये यूनिट अपनी ख़त्म हो गई है।